सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मर के बारे में। ये कहानी है एक आर्मर ट्रक की जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे सारे के सारे गैंगस्टर्स लगे हुए हैं और इन चीजों की बचाने की जिम्मेदारी है एक बाप और बेटे की, जो इस आर्मर ट्रक को लेकर के जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेम्स ब्रॉडी नाम के एक आदमी को देखते हैं। जेम्स सुबह सुबह उठता है, वो अभी भी शराब के नशे में धुत है। वो दिन रात शराब पीते रहता है। उसे शराब पीने की बहुत ही बुरी लत है। उठने के बाद वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगता है। तब हमें ये बात पता लगती है कि हाल ही में उसकी पत्नी का देहांत हुआ है। तब से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब है। शराब के अलावा उसके जीवन में अब कुछ और नहीं है। शाम को वो पहुंचता है ग्रुप थेरेपी के लिए। यहाँ सारे लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं। जब जेम्स की बारी आती है तब वो कहता है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये ग्रुप थेरेपी है, उसके अलावा मेरा बेटा है। अगर ये दो चीजें नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पर होता, मगर मैं अपने सपने को फिर से जीना चाहता हूँ। मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। थोड़ी देर के बाद ये सेशन खत्म हो जाता है। तब जेम्स आता है बाहर। तभी उसके सामने आकर के रुकता है एक आर्मर ट्रक, जिससे एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम है कैसी। तब हमें पता लगता है कि कैसी जेम्स का बेटा है। ये दोनों अभी एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये दोनों अंदर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने काम पे। तब कैसी बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और इस बात से कैसी बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे लगता है कि अगर उसे बेटी हुई तब वो उसका नाम अपनी माँ के नाम पे रखेगा। इन शब्दों को सुनने के बाद जेम्स अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी। तभी कहानी वर्तमान समय में चली आती है। ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें पिकअप करना है। मालिक बहुत ही गुस्से में है। वो इन दोनों को देख करके कहता है कि हमेशा की ही तरह तुम दोनों बहुत ही ज्यादा लेट हो। जितनी जल्दी हो सके चीजों को अंदर डालो और निकलो यहाँ से। ये लोग लोड करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त एक ही बात सोच रहे होते हैं कि इन सारे पैकेजेस के अंदर आखिर है क्या। इसी बीच कैसी के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स नीचे गिरने के साथ साथ वो देखता है कि उसकी पत्नी ने जो उसे गिफ्ट दिया था वो भी नीचे गिर गया है। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी जेम्स आकर के कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अगर कोई भी बॉक्स टूटा तो उसका हर्जाना हमें ही भरना पड़ेगा। जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। कैसी कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो नीचे गिर गया। अगर मैंने उसे ढूंढ के नहीं निकाला तब वो मुझ पे चिल्लाएगी। जेम्स कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें वो मिल जाएगा। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं जेम्स की नजर पड़ती है एक और गाड़ी पे और उसे लगता है कि ये लोग इसी गाड़ी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, मगर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से निकलते ही ये लोग पहुंचते हैं हेडक्वार्टर। फिर चेंज करने लगते हैं। चेंज करते समय केसी जेम्स को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात आप डिनर पे आए। ये एक फैमिली डिनर है और आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मगर जेम्स को इन चीजों में कोई रुचि नहीं है। वो कहता है कि मुझे एक जगह और जाना है मीटिंग के लिए, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। कैसी कहता है कि आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर आएंगे तो हमें खुशी होगी। आपके आने से ही परिवार पूरा होता है। इन बातों को सुनने के बाद अंत में जेम्स मान जाता है। तभी दूसरी तरफ हम गैंगस्टर के एक ग्रुप को देखते हैं। ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर उनका मुखिया है जिसका नाम है रूक। वो सबको बता रहा है कि किसे क्या करना है। ये लोग एक बड़े रॉबरी के प्लानिंग में है और दूसरी तरफ जेम्स पहुंच चुका है कैसी के घर पे। ये सारे लोग एक साथ डिनर कर रहे हैं। अपने पिता को देखने के बाद कैसी बहुत खुश है। ये सारे लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी जेम्स कैसी की पत्नी को बताता है कि कैसी ने अपने पहले काम पर क्या किया था। इतना सारा कैश उसने पहली बार देखा था। वो डरा हुआ था। उसे लगा कि किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है। उसने अपनी बंदूक तैयार रखी थी। तभी उसके पास एक 87 साल की महिला आई। कैसी ने उस पर बंदूक तान दिया। वो महिला डर गई और कहने लगी कि मैं तो बस रास्ता पूछ रही हूँ। इन चीजों को देख करके मुझे बहुत हंसी आई, मगर अब कैसी ठीक है। इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी बहुत हंसती है और कहती है कि बेस्ट एक्शन आपके लाइन में क्या है। जेम्स कहता है कि कोई एक्शन ना करना, वही सबसे बेस्ट एक्शन है। डिनर करने के बाद जेम्स निकल जाता है। अगले दिन जब वो एक मीटिंग में होता है तभी उसे कैसी पिक करने के लिए आता है। फिर ये दोनों आर्मर ट्रक में बैठ करके निकल पड़ते हैं और कुछ देर ड्राइव करने के बाद पहुंचते हैं क्रेडिट यूनियन, जहाँ से इन्हें पिकअप लेना है। अंदर जाने के बाद जेम्स देखता है कि यहाँ पर 4 पैकेजेस हैं, लेकिन लिस्ट में उन्हें सिर्फ 3 के बारे में बताया गया है। जेम्स कहता है कि यह नियमों के खिलाफ है, चौथे पैकेज को मैं लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन यहीं पर फ्रैंक नाम का एक बंदा है। वो जेम्स को कहता है कि तुम्हें कैसे भी लेकर के जाना पड़ेगा। पेपर वर्क को छोड़ो, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर लूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया फिर भी मैं तुम्हारे बॉस को कॉल करूंगा और बताऊंगा तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। तुम पहले एक पुलिस वाले हुआ करते थे, वो भी सन की। तुम काम में बहुत अच्छे थे, मगर हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते थे, इसीलिए तुम्हें लात मार करके निकाल दिया गया। ये सारी बातें मैं तुम्हारे बॉस को बताऊंगा कि तुमने डिपार्टमेंट में क्या किया था। जेम्स इन बातों को सुन करके गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं पैकेजेस लेकर के जा रहा हूँ। वो सारे पैकेजेस को भर लेता है अपने वैन में और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जेम्स बहुत परेशान है। कैसी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब जेम्स कहता है कि मुझे पता नहीं कि चौथे बॉक्स के अंदर क्या है। ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। कैसी कहता है कि कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी हुआ तो हम मदद बुला सकते हैं। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी जेम्स की नजर पड़ती है उसी वैन पे जो थोड़े समय पहले से इनका पीछा कर रही थी। ये लोग जाते जाते हैं और वैन इनका पीछा करते रहती है। अब वो वैन इनके वैन के बहुत ही ज्यादा करीब
करीब है। थोड़ी देर के बाद वो टक्कर मारना शुरू कर देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी वैन का बैलेंस खराब हो जाए, मगर जेम्स ने अब तक वैन को अच्छे से संभाला है। इन चीजों को देखने के बाद कैसी मदद बुलाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसके फोन पर। तभी वैन इनके करीब आ जाती है और बार बार ये लोग धक्का मारने लगते हैं कि रोड से इनके वैन को नीचे गिरा दे, मगर जेम्स भी लगा हुआ है। उसे पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है। इनके बीच बहुत देर तक चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। अब जेम्स भी कोशिश करता है कि वो मदद बुलाए, लेकिन जब ये किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते तब इन्हें समझ में आता है कि दूसरे वैन में जो लोग हैं वो जैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनसे किसी का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सके। जेम्स अब वैन को बहुत ही तेजी से भगा रहा है ताकि वो इनसे दूर चला जाए। वो पुल के रास्ते पर चला आता है, मगर पुल पे आने के बाद उसे एहसास होता है कि वो वैन उसके आगे है। इन लोगों ने रास्ते को ब्लॉक करके रखा है। तब ना चाहते हुए भी इन्हें वैन को रोकना पड़ता है। तभी दूसरी वैन से कुछ लोग बाहर आते हैं जिनके हाथों में खतरनाक हथियार है। इन चीजों को देखते ही जेम्स अब वैन को रिवर्स में चलाने लगता है ताकि वो पीछे भाग जाए। तभी वो देखता है कि पीछे से भी एक वैन आ रही है। अब ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जेम्स अभी भी वैन को रोकना नहीं चाहता। तब आगे वाले वैन से वो लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी पीछे वाले वैन से बाहर आता है रुक अपने पूरे टीम के साथ, और अंधाधुन अब ये लोग गोलियां चला रहे हैं। एक वक्त के बाद इतनी ज्यादा गोलियां चल जाती हैं कि वैन ब्लास्ट होकर के पलट जाती है। वैन के पलटने के बाद जेम्स और कैसी दोनों घायल हो चुके हैं। अंदर उनका दम घुट रहा है। तब वो बाहर निकलते हैं, मगर बाहर आते ही वो देखते हैं कि उन पर गोलियां चल रही है। तब वो लोग जाकर के पीछे छुप जाते हैं। उनके पीछे छुपने के बाद भी ये लोग नहीं रुकने वाले। गोलियां चलाते हुए धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब ये दोनों भी अपनी बंदूकों को तैयार करते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कैसी की गोली जाकर के लगती है रुक के एक साथी को, मगर उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। पर सारे लोग भड़क जाते हैं कि ये लोग गोली कैसे चला सकते हैं। वो धीरे धीरे आगे आते हैं। तभी ये गोली आकर के लग जाती है कैसी के पैर में और वो घायल हो जाता है। अपने बेटे को घायल देखने के बाद अब जेम्स बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। वो अपनी बंदूक निकालता है और 2 लोगों को शूट करके नीचे गिरा देता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब कैसी की हालत खराब हो रही है। धीरे धीरे सारे गैंगस्टर्स उनके पास आ सकते हैं। तब वो कैसी को लेता है और वापस चला जाता है आर्मर ट्रक के अंदर और उसका दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। अंदर जाते ही वो देखता है कि कैसी का बहुत सारा खून बह गया है। जेम्स की पूरी कोशिश है कि वो कैसे भी खून को बंद करे, वरना कैसी के साथ कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ रुक को पता लग जाता है कि उसके 2 लोग मारे जा चुके हैं। तब वो भड़क जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, मगर इन लोगों ने उसके 2 आदमियों को मार गिराया। वो आगे आता है और आर्मर ट्रक पे पैर मारने लगता है। अंदर केसी और जेम्स को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। केसी बार बार एक ही चीजें पूछता है कि हमारी प्लानिंग क्या है। जेम्स कहता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, हमें बस इंतजार करना है कि कोई हमारे मदद के लिए आ जाए, तभी हम बच पाएंगे। जब तक मदद नहीं आती हम अंदर ही सुरक्षित है क्योंकि वो लोग अंदर नहीं आ सकते। इसी बीच रुक चला आता है दरवाजे के पास। वो बार बार इन्हें कहता है कि दरवाजा खोलो, हम बॉक्सेस को लेंगे और तुम दोनों को छोड़ देंगे। वो इन दोनों को नाम से बुलाता है। तब जेम्स को एहसास होता है कि इन लोगों ने अपनी पूरी रिसर्च की है। ये बहुत समय से इनका पीछा कर रहे थे और इन्हें आज ही इस आर्मर ट्रक को लूटना था। जेम्स बाहर नहीं आता। तब रुक उसे कहता है कि ये पैसे तुम लोगों के नहीं है, तो किसी और के पैसे के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। ये मामला बड़ी ही आसानी से निपट जाएगा। जेम्स कहता है कि तुम हमें पागल समझते हो, अगर हम लोग बाहर आए तब हम कभी भी जिंदा नहीं बचेंगे। इन बातों को सुनते ही रुक और भी ज्यादा भड़क जाता है। जेम्स और कैसी अंदर बातें करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये कोई नॉर्मल गैंगस्टर्स नहीं है, इनका ग्रुप बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा ग्रुप एक छोटे से आर्मर ट्रक के पीछे क्यों आएगा, थोड़े से कैश के लिए। जेम्स को लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब वो एक एक करके सारे बॉक्सेस को खोलता है। ज्यादातर बॉक्सेस में कैश भरे पड़े हैं, मगर जब वो बाकी बॉक्स को खोलता है तब उसे अंदर सोने की ईंटें मिलती हैं और सोने के सिक्के भी। तब जेम्स को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि आखिर ये किस बारे में है और ये सारे लोग इतने पागल होकर के यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है सोने के सिक्कों पे। जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तब उसे एहसास होता है कि इस पे कार्टेल के मार्क्स बने हुए हैं, यानी कि ये कार्टेल के सिक्के हैं। ये मामला जितना छोटा नजर आ रहा था, ये मामला उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें कार्टेल भी इन्वॉल्व है। रुक आकर के इनसे आखिरी बार कहता है कि दरवाजा खोल दो, वरना तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। तभी अंदर से जेम्स कहता है कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो, ये कैश का मामला नहीं है, तुम लोगों को सारा का सारा सोना चाहिए। इन बातों को सुनते ही रुक कहता है कि उन सोने को हाथ मत लगाना, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो सोना किसका है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तब तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो सकता है। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी केसी कहता है कि मुझे गैस की बदबू आ रही है। हम देखते हैं कि रुक के लोगों ने चारों तरफ से टीयर गैस फेंकना शुरू कर दिया है ताकि अंदर इन लोगों का दम घुटे और ये लोग बाहर चले आए। अब हर तरफ वो लोग टीयर गैस फेंकने लगते हैं और ये लोग छुपते रहते हैं। थोड़ी देर तक जब वो लोग बाहर नहीं आते तब रुक का एक आदमी कहता है कि ये चीज हाथ से निकलती जा रही है। हम लोग बीच पुल पे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। रुक कहता है कि अगर
तुम इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तब तुम आजाद हो यहाँ से जाने के लिए। तुम जैसे लोग मुझे अपने गिरोह में नहीं चाहिए। अंदर केसी की हालत खराब हो रही है, उसे प्यास लग जाती है। तब वो जेम्स से कहता है कि अपना थर्मस मुझे दो, मुझे पानी पीना है। जेम्स रुक जाता है। कैसी कहता है कि क्या हुआ? तब जेम्स कहता है कि मेरे थर्मस में कभी भी पानी नहीं होता, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। मैंने अंदर शराब भर के रखी है। कैसी कहता है मगर आपने कहा था कि आपने शराब छोड़ दी है बहुत समय पहले से। जेम्स कहता है कि मैंने कभी शराब छोड़ी ही नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझसे कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत तब खराब हुई जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ। तब से चीजें मेरे हाथ से निकल गई और मैं बिना शराब के अब जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। उसके इतना कहते ही कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम जेम्स को देखते हैं उसकी पत्नी के साथ। कैसी अभी छोटा है और पीछे बैठा हुआ है। ये लोग जा रहे होते हैं एक फैमिली ट्रिप पे। सब आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। तभी एक गाड़ी बहुत ही तेज इनके करीब से निकलती है। जेम्स उसे देखने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि उसे भूल जाओ, तुम अभी ड्यूटी पे नहीं हो। मगर जेम्स उसकी बात नहीं सुनता। वो गाड़ी के लाइट्स को ऑन करता है और पीछा करना शुरू कर देता है उस आदमी का। थोड़ी देर के बाद वो आदमी अपनी गाड़ी रोक देता है। जेम्स उसके पास जाकर के कहता है कि मुझे तुम्हारे कागजात को देखना है। वो आदमी जब कागज दिखाता है तब जेम्स उसे वार्निंग देकर के छोड़ देता है कि अगर अगली बार उसने ऐसा किया तो उसका चालान कटेगा। उसके जाने के बाद जेम्स आकर के बैठ जाता है गाड़ी में। उसकी पत्नी कहती है कि अभी हम लोग फैमिली ट्रिप पे हैं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी एक ट्रक बहुत ही तेजी में आकर के टक्कर मार देता है इनकी कार में। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस आ जाती है। जब वो सारे लोगों को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि सारे के सारे घायल हैं, मगर जेम्स की पत्नी की मौत हो चुकी है। यह हादसा सबको हिला करके रख देता है और कहानी चली आती है वर्तमान समय में। केसी कहता है कि मॉम के मरने के बाद मैं हमेशा आपको ब्लेम करता था कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मगर एक वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें किसी की गलती नहीं थी, ना आपकी ना मेरी। इसीलिए हमें अपने आप को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरी तरफ रुक के लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। उन लोगों ने ड्रिलर और कटर निकाल करके रखा है। आर्मर ट्रक को उन लोगों ने काटना शुरू कर दिया है ताकि दरवाजे को खोल सके। ये लोग भी इस चीज को देख लेते हैं कि ज्यादा देर ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तुरंत ही दरवाजा कटेगा और वो सारे के सारे लोग अंदर आ सकते हैं। इसी बीच केसी की भी हालत खराब हो रही है। तब जेम्स अपने थर्मस को खींचता है। वो थोड़ी सी शराब पिला देता है केसी को और कहता है मैं तुम्हारे जख्मों को साफ कर रहा हूँ। वो उस पर शराब डालता है और सफाई करना शुरू कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये लोग और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। इन्हें रोकना बहुत ही जरूरी है। वो जब अपने हथियारों को चेक करता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टेजर है जिससे काम नहीं चलेगा। तब जेम्स अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास अभी भी शराब बची हुई है और एक लाइटर है जिससे वो एक छोटा सा बॉम्ब बना सकता है। उन लोगों ने एक प्लानिंग की है। वो केसी को कहता है कि तुम इन्हें उलझा करके रखो, तब तक मैं इमरजेंसी एग्जिट से निकलूंगा और सबसे पहले हमें उस कटर को ब्लास्ट करना है। एक बार कटर ब्लास्ट हो गया तब वो लोग कभी भी अंदर नहीं आ पाएंगे। केसी मान जाता है। जेम्स जाने लगता है इमरजेंसी एग्जिट की तरफ और केसी उन्हें कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे मदद की जरूरत है, मेरी हालत खराब हो रही है। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग शांत हो जाते हैं। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और रुक के साथियों को लगता है कि केसी उन्हें धोखा देगा, मगर रुक सबको रोक करके कहता है कि अगर ये लड़का हमारी मदद करना चाहता है तब हम इसे कुछ नहीं करेंगे। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी पीछे से आकर के जेम्स इन पे हमला कर देता है। वो एक पे टेजर चलाता है और शराब से बने हुए बॉम्ब को फेंक देता है कटर के ऊपर, जिससे पूरा का पूरा कटर ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग गोली चलाते हैं तो गोली आकर के लगती है जेम्स के वेस्ट पे और उसे कुछ नहीं होता। वो भाग करके आता है इमरजेंसी एग्जिट से अंदर और दोबारा ये लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब रुक के साथी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो आखिरी बार इन दोनों को समझा रहे हैं कि ये दोनों बाहर आ जाएं, मगर ये लोग उनकी बातें नहीं सुनते। तब सारे के सारे लोग पागल होकर के अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हें कैसे भी दरवाजे को तोड़ना है और उन्हें मार देना है। रुक इन चीजों को देख करके भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम ऐसे काम नहीं करते, हम उन्हें इतनी बेरहमी से नहीं मार सकते। अगर तुम लोगों ने ऐसे ही गोलियां चलाई तो हमारी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी। और इन आवाजों को सुनने के बाद यहाँ पर लोग आ जाएंगे, मगर सारे के सारे भड़के हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे दरवाजा तोड़ना है ताकि हम अंदर जा सके। रुक इन्हें आखिरी बार समझाता है और कहता है कि अंदर तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम लोगों में से एक बंदा घायल है, वो जल्दी ही मर जाएगा अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो। आखिरी रास्ता यही है कि तुम लोग बाहर आ जाओ, वरना अगर हम लोगों ने खुद से दरवाजा खोला तब कहीं तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। मगर इन बातों का उन दोनों पे कोई असर नहीं होता। बाहर सबकी हालत खराब हो रही है। ये लोग एक के बाद एक प्लान बनाते रहते हैं। एक बंदा कहता है कि हम आर्मर ट्रक को पानी में फेंक देते हैं, अंदर जब पानी भरना शुरू होगा उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। और रुक कहता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ट्रक पानी के अंदर गया तो सारा का सारा सोना भी डूब जाएगा। सोना कभी तैरता नहीं है। अंदर गर्मी से उन दोनों की हालत खराब हो रही है। उन्हें नहीं पता कि कितनी देर तक अंदर वो जिंदा रह पाएंगे। बाहर के लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा है। रुक का एक साथी आकर के कहता है कि क्यों ना हम बाकी सारे लोगों को मार दे ताकि सारा का सारा सोना और कैश हमारा हो जाए। हम किसी के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं रहेंगे। मगर रुक को यह आइडिया पसंद नहीं आता। अंदर जेम्स माफी मांगता है कैसी से और
और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, मगर मैं तुमसे दूर होने लगा शराब के नशे में, मुझे माफ कर दो। बाहर जैसे जैसा समय बीतता है वो आदमी अपना आपा खो देता है और कहता है कि ये काम मैं अपने तरीके से करूंगा, उन दोनों को मैं मार के ही दम लूंगा। इतना कहते ही वो एक एक करके अपने ही साथियों को मारने लगता है। वो रुक पर भी गोली चलाता है। जब ये सारे लोग नीचे गिर जाते हैं तब वो अपने ट्रक को स्टार्ट करके उससे धक्का मारने लगता है उनके वैन में। वो उसे धक्का मार के लेकर के जाता है एकदम से पुल के किनारे ताकि पानी में गिरा सके, मगर जब वैन नीचे नहीं गिरता तब वो अपना ग्रेनेड निकाल करके फायर करता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि वैन जा करके गिरता है नीचे पानी में और डूबना शुरू हो जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए जेम्स को बाहर निकलना है केसी के साथ। जब जेम्स बाहर आ रहा होता है तभी वो देखता है कि केसी का पैर फंस गया है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसके पैरों को आजाद कर दे, मगर ऐसा हो नहीं पाता। केसी बार बार एक ही चीज कहता है कि आप जाओ, आप मेरी फिक्र मत करो, ऐसे हम दोनों मर जाएंगे, आप बाहर जाओ, मेरे परिवार का ख्याल रखना। मगर जेम्स उसकी बात नहीं मान रहा। थोड़ी देर के बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और केसी आजाद हो जाता है। जब तक ये लोग बाहर आते हैं पूरा का पूरा ट्रक डूब जाता है पानी में। ये दोनों तैर करके चले आते हैं किनारे पे। तभी इन पर आकर के वही आदमी हमला कर देता है। केसी को बचाने के लिए जेम्स उससे लड़ रहा है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है। तभी वो आदमी बंदूक निकाल लेता है केसी को मारने के लिए, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले रूक उसे गोली मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रूक इनके सामने आता है जिसने अब इन पर बंदूक तान करके रखा है। जेम्स उसके सामने खड़ा हो जाता है। रूक कहता है कि मैं कभी भी तुम दोनों को नहीं मारना चाहता था, मेरी कभी भी प्लानिंग नहीं थी और मैं अभी भी तुम लोगों को नहीं मारना चाहता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि पुलिस वालों से तुम लोग ये कहो कि सारे के सारे लोग मारे गए, मेरे बारे में जिक्र भी नहीं होना चाहिए, यही हमारी डील है। ये दोनों मान जाते हैं। रूक यहाँ से निकलता है और थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी में बैठ करके निकल जाता है। दूसरी तरफ जेम्स देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ गए। वो केसी को लेकर के आगे बढ़ने लगता है ताकि केसी का उपचार हो सके। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।